ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तहे दिल से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। अब जो हिंदी की क्लासेज अपनी चल रही थी, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैं अच्छा जो सामग्री है हिंदी विषय की वो लेकर के आऊं। और कहते हैं कि हिंदी के लिए व्याकरण उसकी आत्मा होती है और उस व्याकरण की आत्मा के लिए हमें, अगर हमने आत्मा को जान लिया तो किसी के भी शरीर को हम जान सकते हैं। यद्यपि बहु नाधि से तदापि पटपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माँ भूत सकलम सकलम सकृत कृत। अर्थात हे पुत्र, अगर तुमने व्याकरण को, अगर तुमने कम पढ़ाई की है, कम पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ा है उसको आप अच्छा पढ़ो, यानी उसका अर्थ का अनर्थ मत करो। ये हमारी हिंदी कहती है। जैसे हम स्वजन और स्वजन को अगर हम इसी अशुद्धि की वजह से अगर हम स्वजनों पढ़ लेते हैं, स्वजनों पढ़ लेते हैं तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्वजन यानी होता है सज्जन पुरुष या बंधुजन, और स्वजनों का मतलब होता है कि स्वानों का एक समूह। तो इसलिए हमें व्याकरण को विशेष ध्यान से पढ़ना है। अब मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो अगला टॉपिक है, वो है व्याकरण से संबंधित है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान वो कितने भागों में बांटा है हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़े हैं वर्ण और स्वर और व्यंजन, और उनके साथ ही घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण। और अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्णों का उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी व्यंजनों के बारे में ही पढ़ेंगे। इसको कितने भागों में बांटा गया है वो देखते हैं हम। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। मित्रों, ये वर्गीकरण जो किया गया है वो 8 प्रकार से किया गया है। 8 प्रकार है इसके। व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो 8 प्रकार है। हम बात कर रहे थे 8 भाग हमने पढ़े। सबसे पहले नंबर हम स्पर्शी व्यंजन लेते हैं। स्पर्शी व्यंजन और एक में बता रहा था आपको स्पर्श व्यंजन। एक स्पर्शी व्यंजन, एक स्पर्श व्यंजन, दोनों में अंतर ध्यान रहना चाहिए हमें। स्पर्श व्यंजन ये होते हैं 16 और ये होते हैं 25, यानी कि स्पर्श और स्पर्शी में अंतर होगा। क्या अंतर होगा? ये कैसे लेकर के और मैं वर्ण तक आते हैं, यानी कि इनकी संख्या होगी 25। स्पर्शी का 16 होगा। 16 में क्या क्या नहीं होगा? इसमें देखो चे वाली जो लाइन, चे वर्ग जो होगा वो चे वर्ग वाली लाइन इसमें नहीं आएगी। दूसरा, इसमें नासिकी जो व्यंजन है, नासिकी व्यंजन भी इसके अंदर काउंट नहीं होंगे। दोनों को हम निकाल देंगे, उसके बाद में हमारे पास में 16 स्पर्शी व्यंजन होंगे। अब स्पर्श और स्पर्शी में क्या अंतर है? स्पर्श का मतलब होता है केवल वायु जिन वर्णों को बोलते समय स्पर्श करते हुए निकलती है, यानी गले के कुछ भाग, किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है। स्पर्शी का मतलब होता है कुछ समय के लिए उसको स्पर्श करके निकलना, तो उसको होगा। तो यानी हम ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी में व्यंजन जो स्पर्शी होते हैं और स्पर्श होते हैं। तो स्पर्शी होंगे 16 और स्पर्श होंगे, जो स्पर्श व्यंजन होंगे वो होंगे 25। ये आपका डाउट था, मैंने क्लियर किया। मैं आगे की बात करूं तो इसकी परिभाषा की बात करेंगे हम। तो अगला पेज ले लेते हैं। पहला नंबर होगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु वाग यंत्र का मतलब होता है अपने गले से, वाग यंत्र के
किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। देखो जी, स्पर्शी व्यंजन में हम पढ़ेंगे, इसमें जो वर्ग होगा वो कौन कौन सा वर्ग उदाहरण में आएगा। सबसे पहला हम बात करते हैं, जैसे इसके अंदर होगा क वर्ग और इसके अंदर होगा ट वर्ग और इसके अंदर होगा त वर्ग और इसके अंदर होगा प वर्ग। लेकिन हमें ये दिमाग में रखना है कि इनका जो नासिकी जो पंचम वर्ण है वो पंचम वर्ण इसमें नहीं गिना जाएगा। इसके अंदर ये गिने जाएंगे केवल 16, चार वर्ण इनके गिने जाएंगे। 4 वर्ण इसके आएंगे, 4 वर्ण इसके आएंगे, 4 इसके गणित गिने जाएंगे, 4 इसके गिने जाएंगे, तब होगा स्पर्शी। तो ये आप लोगों का ध्यान रखना है कि स्पर्शी व्यंजन और स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं संघर्षी। दूसरे नंबर का टॉपिक अपन लेते हैं संघर्षी। संघर्षी क्या होता है? संघर्षी का मतलब होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु गले को स्पर्श करते हुए निकलती है और स्पर्श करते समय जो अपना वाग यंत्र अपना गला है उसका कुछ अवयव उसको स्पर्श करता है, अवयव स्पर्श करता है और उसका स्पर्श करने की वजह से हमारा गला जो जहां से उच्चारण होता है वो सिकुड़ करके छोटा हो जाता है और वहां से फिर वो ध्वनि निकलती है, उसको बोलते हैं संघर्षी। यानी उसमें कुछ समय के लिए वायु घर्षण करते हुए निकलती है। तो लिखेंगे हम सबसे पहले जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु वाग यंत्र के किसी भाग को स्पर्श करती है तथा स्पर्श करने से वह भाग छोटा हो जाता है, अर्थात सिकुड़ जाता है। तथा वायु घर्षण करते हुए निकलती है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? संघर्षी। आप शब्द के आधार पर भी लगा सकते हो। संघर्षी का मतलब होता है कि वायु मतलब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय गला सिकुड़ जाता है, वायु घर्षण करते हुए निकलती है, तो उसे संघर्षी कहेंगे। संघर्षी व्यंजन जो होंगे, संघर्षी व्यंजनों के कौन कौन से होंगे? जैसे संघर्षी व्यंजनों के अंदर अपन गिनेंगे, जैसे उसमें व्यंजन आते हैं, कौन कौन से हैं? सॉरी, पहले ये वाला से आएगा, और ख, ज और फ, ये 3 वर्ण ये भी आते हैं इसके अंदर। यानी कि इनका उच्चारण अपन करते हैं उस समय गला सिकुड़ता है, गले के 2 अवयव नजदीक आते हैं और नजदीक आने की वजह से उसमें हवा का घर्षण होता है, वायु का घर्षण होता है, तो इसको कहते हैं संघर्षी। तीसरा हमने पढ़ा था स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में पहले वायु गले को स्पर्श करते हुए निकलेगी और फिर उसमें जो घर्षण होगा उस घर्षण की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी उन वर्णों को बोलेंगे
तो वायु पहले घर्षण करते हुए गले को घर्षण करते हुए निकलेगी और फिर उसमें जो हम वायु का जो घर्षण है वो अधिक देर होगा। तो सब आगे चलते हैं हम आगे। पहले आपने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, दूसरा हमने संघर्षी पढ़ा और तीसरा अपन पढ़ रहे हैं स्पर्श संघर्षी। तीसरा नंबर होगा स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होंगे उनकी परिभाषा क्या होगी? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु गले को स्पर्श करते हुए निकलती है, स्पर्श करते हुए निकलती है तथा घर्षण की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। अर्थात बाद में घर्षण अधिक होता है। तो हम जान सकते हैं कि स्पर्श संघर्षी वे व्यंजन जो कुछ समय स्पर्श करते हुए गले को आवाज निकलती है, उसके बाद में जो घर्षण की मात्रा है वो अधिक होगी, तो इसे स्पर्श संघर्षी कह सकते हैं। स्पर्श संघर्षी में आप लोगों को बहुत पता होगा कि जो चय वर्ग है वो चय वर्ग जो इसके अंदर आता है चय, छ, जय, झ और ण, ये पंचम अक्षर हैं। ये पंचम अक्षर स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। मतलब इनका उच्चारण अपन करेंगे ना, तो इनका उच्चारण करते समय आपको ये लक्षण दिखाई देंगे। कैसे? छ, छ, ज, मतलब कुछ समय के लिए घर्षण होता है और घर्षण के साथ में स्पर्श, पहले स्पर्श होता है और उसके बाद में घर्षण होता है। चौथा, आगे चलते हैं हम। चौथा जो प्रकार है वो है नासिकी। नासिकी आपको विदित होगा कि ये पढ़ चुके हैं हम। तो नासिके व्यंजन भी होते हैं जिनका उच्चारण करते समय कुछ अंश नाक से निकलता है ना। तो लिखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु का अधिक अंश नासिका से निकलता है। नासिका से निकलता है। नासिके व्यंजन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो नासिके व्यंजन होते हैं उनका ज्यादातर जो अंश होता है उच्चारण करते समय अपनी ध्वनि जो होती है वो नासिका से निकलती है। आपको विदित होगा कि नासिके व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जैसे ये हम व्यंजनों के प्रकार में भी पढ़ चुके थे। जैसे नासिके व्यंजन में होता है ण, न और मैं, ये पंचम नासिके वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण नासिका से होता है और नासिका से होने के कारण इनकी जो वायु निकलती है वो नासिका से निकलती है। अब हम पांचवा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक व्यंजन मैंने बताया था आप लोगों को कि लय को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। पांचवा नंबर है पार्श्विक व्यंजन। मैंने एक चीज पहले बताई थी आपको, जब मैं अंतस्थ व्यंजन बता रहा था उस समय बताई थी मैंने कि पार्श्विक व्यंजन में लय को गिना जाता है, क्योंकि वो व्यंजन जिसको उच्चारण करते समय जिह्वा सिकुड़ती है और सिकुड़ करके फिर जो जिह्वा के नीचे की जो वायु होती है वो दोनों तरफ से निकलती है। तो
मतलब उस समय जो उच्चारण होगा वो लय का होगा। तो लय पार्श्विक व्यंजन है। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। परिभाषा पहले लिख लेते हैं हम। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा आगे के मसूड़े को छूती है और फिर सिकुड़कर वायु को जिह्वा के दोनों साइड से निकालती है। जिह्वा के दोनों भागों से निकालती है। उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। एकमात्र पार्श्विक व्यंजन जो उच्चारित होता है वो होता है लय। कौन सा होता है दोस्तों? लय। आपको बिल्कुल विदित होना चाहिए कि हमारे व्यंजनों को 8 भागों में उच्चारण के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जिसमें पहला हमने स्पर्शी पढ़ा, स्पर्शी के बाद में हमने संघर्षी पढ़ा, संघर्षी के बाद में हमने स्पर्श संघर्षी पढ़ा, उसके बाद में नासिके पढ़ा और 5वें नंबर पे हमने पार्श्विक पढ़ा। और पार्श्विक के अंदर क्या होता है कि जब भी इस लय का उच्चारण करते हैं, जीभ पहले तो मसूड़े से टकराती है और मसूड़े को छू करके पीछे की तरफ सिकुड़ती है और सिकुड़ने के बाद में अपने दोनों तरफ से वायु को निकालती है। तो इस प्रकार से ये चीज हमारी क्लियर हुई। आगे की हम बात करें परकंपित या कंपन जात, हमने पहले भी पढ़ा था। परकंपित या कंपन जात में अब आप इसकी शब्दावली का पता लगा सकते हो, इसके अर्थ का पता लगा सकते हो कि कंपन जात का मतलब होता है कंपन करना। मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अपनी जिह्वा जो है कंपनमान होती है, कंपन करती है, ऐसे व्यंजन कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करें। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को दो तीन बार कंपन करना पड़ता है। उन्हें कंपन जात या परकंपित कहते हैं। हमने सबसे पहले इसका उदाहरण लिखेंगे। जो कंपन जात है वो है रे। जैसे कंपन जात जो वर्ण है वो है रे। रे का उच्चारण आप करके देखोगे, जिह्वा पहले 2-3 बार कंपन करके फिर इसका उच्चारण करेगी। रे 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 रे, मतलब इसका कंपन हो रहा है अपनी जिह्वा से, इसलिए इसको कंपन जात में रखेंगे। अब हमने ये पढ़ा था कि ये रे ले और वे, ये 4 वर्ण हैं। ये हमारी हिंदी भाषा का क्रम है इनका, और इस हिंदी भाषा के क्रम में इनको ऐसा लिखा जाता है। लेकिन दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा का जो क्रम होगा ये वे रे और ले ये होगा, यानी कि इसका जो संस्कृत भाषा का जो क्रम है वो ये रखा गया है कि इनका जो क्रम हिंदी में रखा गया है वो ये है और संस्कृत में ये रखा गया है। इन दोनों को अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। और वैसे तो 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, चारों को ही अंतस्थ व्यंजन में गिना जाता है। लेकिन हम अगर नियमों की बात करें तो ये और वह, ये 2 ही अंतस्थ वर्ण हैं। बाकी रे पार्श्विक व्यंजन होता है और लय पार्श्विक व्यंजन होता है और लय एक कंपन जात वर्ण व्यंजन होता है। इसके बाद में हम बात करें अगले वाले की 7 नंबर पे उत्क्षिप्त। अगला जो व्यंजन होगा उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। सीधा सा अर्थ है उत्क्षिप्त का मतलब फेंका हुआ। मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन होता है। कंपन मतलब जो जिह्वा की जो नोक होती है वो आगे की तरफ झटके मारती है, झटके से जाती है। जैसे हम
उत्सिक्त का मतलब होता है हिंदी अर्थ पहले क्या पढ़ा हमने कि फेंका हुआ, मतलब वे व्यंजन जिनको उच्चारण में जिह्वा की नोक के झटके के साथ में आगे जाती है, मसुड़े से टकराती है, गिरती है। इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे की तरफ गिरती है, उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें कहेंगे उत्सिक्त। और उत्सिक्त का अर्थ क्या पढ़ा हमने? फेंका हुआ। जैसे उत्सिक्त व्यंजन कौन कौन से होंगे? आपको पढ़ा होगा कि ड और ड, ये दोनों ड हैं, इनको उच्चारण करेंगे ड ड ड ड, मतलब जिह्वा की नोक आगे से उठती है और आगे की तरफ टकराती है। एक ड और ड ये भी चल रहा है, इस ड और ड को भी इसी के अंदर गिनेंगे। इस तरीके से ये 7वां भेद हमने व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर पढ़ा है। ये हमारे दिमाग में इस तरीके से रहना चाहिए कि जब कभी भी हम हिंदी की ग्रामर पढ़ते हैं, वर्ण विचार पढ़ते हैं, तो वर्ण विचार में वो चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। दोस्तों, जो वर्ण विचार का जो टॉपिक है, वो वर्ण विचार का टॉपिक बहुत लंबा होता है अगर उसको पढ़ा जाए तो। अन्यथा वर्ण विचार का एक क्लास में भी वर्ण विचार पूरा हो सकता था, लेकिन ये जो मैंने छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, ये आपके लिए एक हेल्प साबित होगी, एक सहायता मिलेगी आपको इससे। अगला जो 7 चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, 7 नंबर का 8 नंबर का होगा, सॉरी 8 नंबर का जो होगा वो होगा संघर्षहीन व्यंजन कौन से होते हैं? संघर्षहीन मतलब जिनका उच्चारण होता है वो बिल्कुल न के बराबर होता है, उनसे न तो होठ हिलते हैं, न जिह्वा को कुछ करना पड़ता है, बल्कि उसमें कोई किसी चीज का संघर्ष नहीं होता है, उसे बोलते हैं संघर्षहीन व्यंजन। जैसे इसकी परिभाषा अपन लिखते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु बिना किसी संघर्ष के बाहर निकलती है, उन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजन जो होते हैं इनको अर्धस्वर भी कहते हैं, ये याद रखने की बात है, इनको अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं, सॉरी व्यंजन नहीं अर्धस्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी गणना जो होती है वो स्वरों के अंदर भी की जाती है। सबसे पहले हम इनको जानते हैं कौन से हैं संघर्षहीन, जैसे यह और वह, ये दोनों जो वर्ण हैं, ये दोनों वर्ण संघर्षहीन होते हैं। इनका उच्चारण जो होता है बिना किसी घर्षण के होता है, बिना किसी वायु के दबाव के होता है, इसलिए इनको संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं और अर्धस्वर भी इनको कहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कामना करता हूं कि आप लोग मेरे क्लासों में आप बहुत कुछ सीखेंगे और हिंदी भाषा का एक सुनने से उच्च स्तर तक का ज्ञान प्राप्त करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं काफी जल्दी क्लास डालता रहूं और आप लोगों की सहायता करता रहूं। हिंदी आपके लिए एक रामबाण औषधि साबित होगी। आपकी एलडीसी भर्ती, राजस्थान पुलिस, सीटेट, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये सभी भर्तियों के लिए एक बहुत आसान औषधि आपके लिए साबित होगी। धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में और जल्दी। थैंक यू।